गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू एक्ट पढ़ने चलते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया वो इस वजह से बनाया गया है कि जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही थी तो उस हिसाब से ऑफेंसेस भी बढ़ रहे थे, उस हिसाब से जो प्रोसीजर है चीज़ों का वो भी बढ़ रहा था। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले थ्रू डॉक्यूमेंट होता था, अब डिजिटली भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उनको लीगल रिकग्निशंस देने के लिए, यानी जो उनकी जो लीगल सैंक्शन है कैसे वो वैलिड होंगे, उसको डिफ़ाइन करने के लिए एक्ट बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसके चैप्टर्स पे ध्यान देते हैं। क्या है इस एक्ट में, वो थ्रू चैप्टर पता करते हैं। तो पहला चैप्टर नॉर्मली हम लोग जानते हैं प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 2 बोलता है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल से हम बात जानते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वैसे जो इन रिटन फॉर्म में होता है डॉक्यूमेंट, उस पर हम लोग साइन करके उसकी वैलिडिटी को बता देते हैं। लेकिन अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिजिटल माध्यम से बनाया गया तो वो डिजिटल सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड करता है। तो कैसे उस डॉक्यूमेंट पे, डिजिटल डॉक्यूमेंट पे, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे कैसे सिग्नेचर होंगे उसकी बात कर रहा है चैप्टर 2, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। चैप्टर 3 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या सिग्नेचर्स या और सारी चीज़ें कैसे उनका प्रोसीजर रहेगा, कैसे गवर्न किए जाएंगे, वो चैप्टर 3 बताता है। चैप्टर 4 हमारा बताता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कैसे पता चलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो भेजे गए हैं, कैसे पता लगे कि वो पहुँचे हैं, कैसे पता लगे वो किससे बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो आए हैं, ओरिजिनेशन उनका कैसे हुआ है, चैप्टर 4 बताएगा। चैप्टर 5 हमारा बताता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी, कैसे सिक्योर रखे जाएंगे, उसके बारे में चैप्टर 5 बताता है। चैप्टर 6 बताता है हमारा रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे रेगुलेट करेंगी, कैसे बनेंगी। ठीक है। इसके बाद चैप्टर हमारा 7 है। चैप्टर 7 बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। चैप्टर 8 है ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। चैप्टर 9 है पेनाल्टीज, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन। चैप्टर 10 हमारा बताता है एपलेट ट्रिब्यूनल। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से चैप्टर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफेंसेस बताता है। ठीक है, कौन कौन से ऑफेंसेस जो है कवर करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो सेक्शन 65 से लेकर के सेक्शन 78 तक है। ठीक है। चैप्टर 12 हमारा क्या बताता है, इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लाइबल इन सर्टेन केसेस। ठीक है, इंटरमीडियरीज कौन होंगे उनके बारे में बता रहा है। चैप्टर 12A बताता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दिए जाएंगे पर्टिकुलर केस में, वो एग्जामिन कौन करेगा। ठीक है। चैप्टर 13 बताता है हमारा मिसलेनियस। ठीक है। तो अब पहले पहले हम लोग एक ओवरऑल क्या कहते हैं समझ लेते हैं क्या होता है। भाई ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, जब एक्ट बनाया गया है तो उसमें सारा जो काम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी एक कंट्रोलर। इस एक्ट के तहत में कंट्रोलर होंगे। ठीक है, कंट्रोलर और कंट्रोलर लाइसेंस देंगे किसको, कंट्रोलर लाइसेंस देंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होंगी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ वही अथॉरिटीज़ बन पाएंगी जिनके पास अपने हिसाब से फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। मतलब जो कंट्रोलर चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर अथॉरिटी या पर्टिकुलर पर्सन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ बनने लायक है या नहीं है, तो कंट्रोलर क्या देगा, इन्हें लाइसेंस देगा। लाइसेंस, बिना लाइसेंस के सर्टिफाइंग अथॉरिटी काम नहीं कर पाएंगे। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट देंगी। किस तरह के सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट। अब किसको देगी, वो होंगे हमारे सब्सक्राइबर, यानी जिनके पास ये होगा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर, जो लोग मांगेंगे, जो अप्लाई करेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास, वो कहलाएंगे सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइबर कहलाएंगे।
अच्छा, इसी के पैरेलल जैसे ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले लोग हो गए, यानी कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसे उस चीज़ को चीज़ें आगे कैरी ऑन होंगी उसके लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में ही एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना देगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर बना दिया जाएगा। ये ऐसे मामलों को सुलझाएगा जो इनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सब्सक्राइबर समझ गए, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करेंगे वो सब्सक्राइबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। यहीं पे हम आप लोग को बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर होते क्या, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर जो होगा वो एक मतलब छोटी सी चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एक एग्जांपल के तौर पे आप ये मानिए कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अप्लाई किया अपना, तो अथॉरिटी ने हम इसमें दो तरह की कीज़ की बात आती है, एक पब्लिक की बात आएगी और एक आएगी प्राइवेट की। प्राइवेट की जो होती है वो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को दे दी जाएगी, ठीक है। जो प्राइवेट की होती है वो सब्सक्राइबर को दे दी जाएगी जब वो सब्सक्राइबर किसी डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर करेगा तो प्राइवेट की का यूज़ करेगा, और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट भेजेगा वो पब्लिक की यूज़ करके उस जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर comprises two keys, private keys and public keys. Public keys always done to verify whether the document is right or wrong, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बड़ी चीज़ है। नॉर्मल जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं या कहीं भी साइन करते हैं, साइन करा उसकी फ़ोटो खींच ली, उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लिया, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। वो कन्वर्ट भी हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर में, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, जब भी साइन करके डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अप्लाई किया जाता है वो ये चीज़ बता देते हैं कि ये किस पर्पज़ से डिजिटल सिग्नेचर बनाया गया है। यानी ये लिख दिया जाता है डिजिटल सिग्नेचर जब भी प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू वेरीफाई किया जाता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है ये डिजिटल सिग्नेचर किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, कब बनवाया गया, किस अथॉरिटी ने कौन सा सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, ये सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर में दी रहती हैं, ठीक है। ये मतलब ओवरऑल ये कुछ चीज़ें हो गई हैं जो आप लोग आगे समझेंगे पर्टिकुलर सेक्शंस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, सीधे हम लोग इसके प्रियम्बल पे आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट नंबर 21 है ऑफ 2000, यानी सन 2000 का ये 21वां एक्ट है, यानी 20 एक्ट पहले बन चुके होंगे, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को असेंट मिली है वो 9 जून 2000 को मिली है। प्रियम्बल पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्यूमेंट्स जो डिजिटल डॉक्यूमेंट उनको लीगली रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है। एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as electronic commerce, electronic commerce या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ऐसा डाटा जो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया गया है, जो उसके किसी भी थ्रू ट्रांजैक्शन के उसको लीगल रिकग्निशन देने के लिए ये एक्ट बताता है, विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव्स टू पेपर बेस्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक जैसे मैंने आपको बताया पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था थ्रू पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब हर कोई तो पेपर बेस्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहीं पे डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा के थ्रू उस पेपर बेस्ड मेथड को अल्टरनेट करने, उसका अल्टरनेटिव यानी इलेक्ट्रॉनिक, उसको खोजने के लिए या उसको लीगल रिकग्निशन देने के लिए ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ITR फाइल करते हैं, ऑनलाइन फाइल करते हैं ITR, उसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है। फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फर्दर टू अमेंड IPC एविडेंस, बैंकर्स बुक्स एविडेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें अमेंडमेंट कैसे थ्रू,
आईपीसी में हम लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी थी, एविडेंस एक्ट में भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी थी, तो वहाँ पे अमेंड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर दिया गया, वही बात बोल रहा है। ठीक है, अब सीधे हम लोग चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 बोल रहा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन। इस एक्ट को बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ध्यान रखिएगा। हाँ, सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लगेगा, इंक्लूड जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन इसके साथ में आगे जो लाइन बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। यानी ये एक्ट क्या बोल रहा है, इस एक्ट का जो प्रोविज़न है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने आईपीसी में पढ़ा था ना, आईपीसी में सेक्शन 5 था जहाँ तक है, और बीएनएस में सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4, जहाँ पे दिया रहता है कि आईपीसी में वो सेक्शन कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4 था आईपीसी में, और बीएनएस में सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 है, जहाँ पे दिया रहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, और उसी में क्लॉज सी भी दिया रहता है, सब सेक्शन 5 का पढ़ेंगे, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्ट अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 बाहर भी, इंडिया के बाहर भी लागू होता है, और अदर पर्सन पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें कि ए है, ए रहने वाला यूएसए का, ठीक है, अब वो ऐसा अटैक करता है उस पर कंप्यूटर पे जो इंडिया में है। ठीक है, ए जो है सिटीज़न ऑफ यूएसए है, वहीं पे यूएसए में रहते रहते जो कंप्यूटर लोकेटेड इन इंडिया है उस पर अटैक करता है, साइबर क्राइम करता है, तो वो भी यहाँ पे उस पर भी ये एक्ट लगेगा, यही बात बोल रहा है। ठीक है, इट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। ठीक है, अच्छा, इसका कमेंसमेंट कब से, इसका कमेंसमेंट है 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, इसके बाद सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 4 बोल नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट दी हुई है, उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल बाय वे ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ एंट्रीज देयर टू। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट का नोटिफाई करके फर्स्ट शेड्यूल में जो एंट्रीज दी हैं उनको डिलीट भी कर सकती है और उसमें कुछ ऐड भी कर सकती है, ये बात बोली। लेकिन उसका सब सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ऑफिशियल गैजेट के थ्रू सेकेंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में जो भी अमेंडमेंट करेगी उसे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के हर हाउस, दोनों हाउसों के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करना होगा, बताना होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज पे आते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है क्लॉज बी, आप याद करिए, एड्रेसी क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु इज़ इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी। एड्रेसी कौन होता है, जिसको हमने चीज़ भेजी है, जिसको हमने डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है, वो एड्रेसी होगा। मीन्स अ पर्सन हु इज़ इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो रिसीव करेगा, यानी ए ने बी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा, ठीक है, ए ने बी को भेजा, तो यहाँ बी क्या हो गया, एड्रेसी हो गया, इंटरमीडियरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लॉज सी क्या बोलता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, जैसा मैंने आपको बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, तो ये सेक्शन 46 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 46 में इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद क्लॉज सी हो गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। क्लॉज डी क्या बोलता है, एफिक्सिंग। एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्लॉज डी एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखिए, इस एक्ट में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी, उससे हम लोग का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, हम लोग अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लॉज डी आप इतना ध्यान रखिए, एफिक्सिंग
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, किस सब सेक्शन में है, ये ध्यान रखें। क्लॉज डी ए, ठीक है, ये क्या है, एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो मामले सुलझाए जाएंगे, अगर कोई मैटर होगा किसके पास जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वहाँ, उसकी अपील किसके पास जाएगी, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। एपलेट ट्रिब्यूनल की भी अपील होती है हाई कोर्ट में, आगे हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपील जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की, वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी, ठीक है। Clause D, appellate tribunal means the appellate tribunal referred in subsection 1 of section 48। section 48 के subsection 1 में दिया हुआ क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लॉज ई, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नॉर्मल इसको पढ़ना नहीं है। क्लॉज जो एफ है, सबसेक्शन क्लॉज एफ, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लॉज एफ, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ अ सिक्योर की पेयर, जैसा मैंने आपको बताया था ना, डिजिटल सिग्नेचर के लिए दो कीज इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड अ पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। मैंने बताया था ना, कोई पर्सन है, उसने क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई किया, तो उसको दो तरह की मिली, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की नॉर्मल रहती है। तो प्राइवेट की से वो अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करेगा और जिसको भेजेगा वो पब्लिक की के थ्रू उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, ठीक है। क्लॉज जी क्या होता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बताया गया है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसके पास लाइसेंस, जिसको मिला है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्लॉज एच, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। एच ए कम्युनिकेशन डिवाइस। क्लॉज आई पढ़ लेते हैं। क्लॉज आई कंप्यूटर, कंप्यूटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी टेक्निकल है, ठीक है। आप इसको खाली ये ध्यान रखिए किस सब सेक्शन में है, किस क्लॉज में है कंप्यूटर। फिर जे में है कंप्यूटर नेटवर्क, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर रिसोर्स, ये पढ़ लेते हैं क्लॉज के, कंप्यूटर रिसोर्स। ये हम लोगों ने देखा ना अभी बीएनएस और आईपीसी में था कि कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब क्या, मींस कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर, ठीक है। एल में है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। एम इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 17। सेक्शन 17 में दिया हुआ है कंट्रोलर कौन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आते हैं क्लॉज एन ए। एन ए साइबर कैफ़े, साइबर कैफ़े आप लोगों ने देखा हुआ जनरली आप लोगों के घर के आसपास होते हैं, अब तो शायद ख़त्म हो गए, पहले बहुत होते थे। साइबर कैफ़े मीन्स एनी फैसिलिटी फ्रॉम वेयर एक्सेस टू द इंटरनेट इज़ ऑफर्ड बाय एनी पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है। इसके बाद जो है क्लॉज एन बी, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका आप क्लॉज याद रखिएगा किस में है। हाँ, क्लॉज वो बोलता है डेटा। डेटा मीन्स क्या होता है, देख लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन of information, knowledge, facts, concept or instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed or has been processed in a computer system of computer network and may be in any form including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched card, punched tapes or stored internally in the memory of the computer। आप इतना ध्यान रखिए, डेटा का मतलब ऐसा होता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो जो कंप्यूटर में रखी हुई है, स्टोर की हुई किसी भी मैनर में, बस इतना ध्यान रखिए। क्लॉज हो डेटा ये बताता है। क्लॉज पी, डिजिटल सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मैंने आपको बताया ना, जो अप्लाई कर रहा है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। means authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provisions of section 3। सेक्शन 3 में जो प्रोसीजर दिए हैं उस अकॉर्डिंग
जो भी मतलब सब्सक्राइबर है, ठीक है, वो अपने डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को कैसे ऑथेंटिकेट या सही कराएगा, ऑथेंटिक उसको एक तरीके से मॉडिफाई कराएगा, वो बता रहा है। ठीक है, क्लॉज पे इंपॉर्टेंट डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। क्लॉज क्यू है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन इशू करता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे इशू होंगे। ठीक है, क्लॉज क्यू आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्लॉज टी ए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है। मीन्स authentication of any electronic record by a subscriber by means of electronic technique is specified in the second schedule and include digital signature। देखिए मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, ये भी सब्सक्राइबर के थ्रू ही लिया जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेफ रखने के लिए। ठीक है, लेकिन सेकेंड शेड्यूल में जैसा स्पेसिफाई किया गया उस हिसाब से लिया जाएगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ध्यान रखिए क्लॉज टी ए। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है डब्ल्यू पढ़ लीजिएगा, इंटरमीडियरी कौन होता है। ठीक है, क्लॉज एक्स, की पेयर क्या होता है। की पेयर वही पब्लिक की प्राइवेट की बात बोला गया यहाँ पे। ठीक है, की पेयर in an asymmetric crypto system means a private key and its mathematically related public key, which are so related that the public key can verify a digital signature created by the private key। प्राइवेट की के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया गया, पब्लिक की के थ्रू उसको वेरीफाई किया गया। ठीक है, जिससे वो पता लगे जो डिजिटल सिग्नेचर है दैट इज ऑथेंटिक, वो सही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जेड सी, प्राइवेट की क्या होता है। मीन्स द की ऑफ अ की पेयर यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, जो की पेयर में से एक की है जिससे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है। ठीक है, ध्यान रखिए जेड सी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है क्लॉज जेड डी, पब्लिक की मीन्स द की ऑफ की पेयर यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। ठीक, एंड लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसमें उस चीज़ को बताया गया है कि ये पब्लिक की है। ठीक है, ध्यान ये सब्सक्राइबर देखिए मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइबर क्या है, कौन सी क्लॉज में है, जेड जी। सब्सक्राइबर मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड। जिस व्यक्ति के नाम से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सब्सक्राइबर कहलाएगा। ठीक है, ओके, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 क्या बता रहा है हमारा, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जैसे हमने आपको सतही तो बता दिया क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 3 पढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड की जाएगी ये बता रहा है। सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर मे ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय एफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, कोई भी सब्सक्राइबर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिक बना सकता है, किसके थ्रू, अगर उस पर डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करवा ले। ठीक है, ये बता रहा है। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है, द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शंस which envelop and transform the initial electronic record into another electronic record। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है कि जो ऑथेंटिकेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, ठीक है, अगर उस पर यूज़ कर लिया जाए क्या चीज़, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, यानी प्राइवेट की या पब्लिक की को सर्टिफिकेट यूज़ करके वो जो डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए किसमें, एनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन हैशटैग की बात करता है, लेना देना नहीं उससे कुछ। सबसेक्शन 3 पे आ जाते हैं। एनी पर्सन बाय द यूज़ ऑफ पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे पब्लिक की यूज़ करके
पता लगा सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो सही है गलत है, उसको वेरीफाई कर सकता है। सब सेक्शन 4 क्या बोला, द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर एंड कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर। जो सब्सक्राइबर है, ठीक है, उसके लिए प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़ यूनिक होंगी, ठीक है, यानी वो जो अदर लोग हैं, किसी ने लिया होगा तो उसके पास वैसी नहीं होगी, ठीक है। जो सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की और पब्लिक कीज़ होंगी वो यूनिक होंगी, ठीक है, अलग ही तरीके की होंगी, ये बता रहा है खाली, बस इतना ध्यान रखिए। सेक्शन 3 ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है, बस इस सब सेक्शंस याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको जैसे बताया था कि सब सेक्शन, यहाँ पे सब सेक्शन 1 में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एक्ट बाहर भी लागू होता है, इसके साथ में आप सेक्शन 75 भी पढ़ लीजिएगा, इसी एक्ट का सेक्शन 75 मैं आपको यही बता देता हूँ। सेक्शन 75 भी बताता है कि ये एक्ट कहाँ लागू होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ लागू होगा, बाहर भी लागू हुआ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसका जो फंक्शनिंग है, इसका एप्लीकेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी होगा। सेक्शन 75 एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंसेस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 के साथ इसको भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो सेक्शन 3 कैपिटल ए आप याद रखिएगा, खाली सेक्शन याद रखिएगा। इसके बाद चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, कैसे गवर्न किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, बाकी सबको। देखिए सेक्शन 4 ये हमारा एक्ट क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकग्निशन देने की कोशिश करता है, लीगल रिकग्निशन देता है जिससे उसकी उनकी जो वैलिडिटी है वो प्रूफ हो सके, ठीक है। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। सेक्शन 4 लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड where any law provides that information or any other matter shall be in writing or in the typewritten or printed form, then notwithstanding anything contained in such laws, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is clause A rendered or made available in an electronic form, clause B accessible so as to be usable for a subsequent reference। क्या बोल रहा है देखिए, where any law provides, जहाँ पे लॉ प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर राइटिंग में होगा, ठीक है, रिटन होना चाहिए या टाइप रिटन होना चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे लॉ प्रोवाइड कर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जो भी वहाँ पे लिखा उससे लेना देना नहीं है। अगर यहाँ सच लॉ शैल रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड, अगर वो मैटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो भी माना जाएगा वो डॉक्यूमेंट है, वो रिटन है, वो टाइप रिटन है या वो प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया है वो भी माना जाएगा कि एक डॉक्यूमेंट है, ये बता रहा है, लीगल रिकग्निशन यही दे रहा है। फिर से देखिए, where any law provides that information or any other matter shall be in writing or in typewritten or printed form, लॉ जहाँ प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, टाइप रिटन होनी या प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन सच लॉ, उस लॉ में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड, जो वो रिक्वायरमेंट है राइटिंग की, टाइप रिटन की, प्रिंटेड फॉर्म की, वो मान लिया जाएगा सेटिस्फाइड हो गई अगर वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो जाए, रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्लॉज बी एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डॉक्यूमेंट को फर्दर यूज़ के लिए पाया जाए, उसको एक्सेस किया जा सके, उसको यूज़ किया जा सके, तो माना जाएगा उसकी लीगल रिकग्निशन मिल गई है, ठीक है। सेक्शन 4 उसी की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 5 हमारे लीगल रिकग्निशन किस चीज़ की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है, वही सेम चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कैसे लीगल रिकग्निशन मिलेगा, सेम वही बात बता रहा है। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 6 यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेक्शन 6A डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड,
फिर इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 9 पढ़ते हैं। सेक्शन 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें सेक्शन 6, 7, 8 की बात हो रही है। सेक्शन 6, 7, 8 नॉट टू कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेक्शन 9 बोल रहा है कि सेक्शन 6, 7, 8 में जो भी चीज़ दी हुई थी, ठीक है, कि गवर्नमेंट पब्लिक करेगी सेक्शन 8 में रूल रेगुलेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो यहाँ पे सेक्शन 9 बता रहा है कि किसी भी पर्सन का ऐसा राइट नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति से डिजिटल फॉर्म में मांगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है सेक्शन 6, 7, 8 में जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, कोई ज़रूरी वो मैंडेटरी नहीं है किसी पर्सन के लिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या डिजिटल वर्जन उसको प्रोवाइड किया जाए। देखते हैं, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6, 7, 8 नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6, 7, 8 शैल कन्फर अ राइट अपॉन एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को इस चीज़ का राइट नहीं है, ठीक है, सेक्शन 6, 7, 8 में जो दिया गया, किसी को भी ऐसा राइट नहीं है कि इंसिस्ट, किसी को इंसिस्ट करे कि दैट एनी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, या तो कोई डिपार्टमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और बॉडी इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, कंट्रोल और फंडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, की वो जो डॉक्यूमेंट है उसको किस फॉर्म में दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और बॉडी इस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ और कंट्रोल और फंडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड accept, issue, create, retain or preserve any document in any form of electronic record or affect any monetary transaction in the electronic form। सीधे सीधे इतनी बात बोल रहा है कि 6, 7, 8 सेक्शंस में जो भी डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें दी हुई थी, कोई ज़रूरी नहीं, किसी पर्सन के पास राइट नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे मांगे। ठीक है, इसी इतनी सी बात है। सेक्शन 10 क्या बता रहा है, पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इस पूरे एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास पावर है, कैसे सारी चीज़ें बनाएगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या गवर्निंग होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। फिर इसके बाद चैप्टर 4 पे आते हैं, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एट्रीब्यूशन यानी जो डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो किससे बिलोंग करता है। एक्नॉलेजमेंट, अगर किसी को भेजा गया क्या उसे वो चीज़ मिली कि नहीं मिली। डिस्पैच, कैसे भेजा जाएगा। ठीक है, इसी बात है। सेक्शन 11, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किससे बिलोंग करेगा, ओरिजिनेटर से, जिसने उसको बनाया है। क्लॉज है, इफ़ इट इज़ वॉज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। अगर ओरिजिनेटर ने खुद भेजा है तो माना जाएगा वो ओरिजिनेटर से बिलोंग करता है। क्लॉज बी क्या बोलता है, बाय अ पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर किसी इंटरमीडियरी या किसी और व्यक्ति ने भेजा है तो माना जाएगा कि उस किसी अथॉरिटी ने भेजा है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनेटर के बिहाफ पे भेजा है, तो माना जाएगा ओरिजिनेटर का। क्लॉज सी क्या बोला, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। तब क्या माना जाएगा, इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली करी गई है, तो तब किसका माना जाएगा, ओरिजिनेटर का तब भी माना जाएगा। ए बी सी इन तीनों ही फॉर्म में किसका माना है, एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। किससे बिलोंग करता हुआ माना जाएगा, ओरिजिनेटर से बिलोंग करता है। ठीक है, भले ही प्रोग्राम किया गया, किसी इंटरमीडियरी ने भेजा हो, किसी सेकंड पर्सन ने भेजा हो, या ओरिजिनेटर ने हिमसेल्फ भेजा हो, तो माना जाएगा ओरिजिनेटर ही उसको बिलोंग करता है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेक्शन 12 क्या बोल रहा है, एक्नॉलेजमेंट बोल रहा है कि जो हमने डॉक्यूमेंट भेजा है वो आपको मिला कि नहीं। ठीक है, उसकी रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, वो मिला, कैसे मिला, किस हालत में मिला, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 13 बता रहा है, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, हम लोग व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही है। ठीक है, तो जब भेजते हैं तो उसमें नीचे टाइम लिख के आता है। ठीक है, डिस्पैच हो गया, पता लग जाता है टाइम एंड प्लेस कहाँ से भेजा गया है। ठीक है, जनरली सब पता लग, वही चीज़ सेक्शन 13 वही बता रहा है। ठीक है, ओरिजिनेटर जो जिसने वो मैसेज लिखा है व्हाट्सएप पे, और रिसीवर यानी जो जिसके पास पहुंचा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, रिसीवर हो जाएगा। अब एक्नॉलेजमेंट कैसे पता लग जाएगा कि हाँ उस पर ब्लू टिक हो गया है या डबल टिक हो गया है, पता लग जाएगा पहुँच गया है। ठीक है, रिसीव हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ सेक्शन 13 में बता रहा है। सेक्शन 13 फिर इसके बाद चैप्टर 5 आते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ रहे हैं,
जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चैप्टर 5 क्या बता रहा है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर किया जाएगा उसकी बात बता रहा है। सेक्शन 14 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। Where any security procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from the such point of time to the time of verification. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी तरीके से सेव किया गया, ठीक है, सिक्योरिटी का जो प्रोसीजर है किसी भी तरीके से उसको सेव किया गया था, ऑथेंटिक किया गया था, तो माना जाएगा कि वो सिक्योर है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और सिक्योरिटी उसकी जो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सिक्योरिटी कैसे डिफाइन करेगी, जो उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे, ठीक है, उसके थ्रू डिफाइन। वही सेक्शन 15 बताता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करेंगे। देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफ़, अब ये 2 क्लॉज हैं, वो बताएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर होता है। क्लॉज 1, द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा एट द टाइम ऑफ एफिक्सिंग सिग्नेचर, जिस समय सिग्नेचर एफिक्स किया जा रहा होगा, वॉज अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी, सिग्नेटरी के पास उसका पूरा कंट्रोल एंड नो अदर वंस। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, मैंने ही सिग्नेचर किया, ठीक है, मैंने सिग्नेचर किया, मेरे पूरे कंट्रोल में है ना, मैं उसको मिटा दूँ या उसको किसी के अपने पास रख लूँ, कोई और उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, तो यही सिक्योरिटी बता रहा है। द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा एट द टाइम ऑफ एफिक्सिंग सिग्नेचर, जिस हम सिग्नेचर बना रहे हैं, वॉज अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी, ठीक है, जो सिग्नेचर करा उसके एक्सक्लूसिवली कंट्रोल में और किसी और के कंट्रोल में नहीं है। क्लॉज 2 क्या बोला, द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वॉज स्टोर्ड एंड एफिक्स इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बताए कि इस मैनर में करना है, इस मैनर में उसको अप्लाई करना है, तो भी माना जाएगा सिक्योर है वो डाटा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोला, इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा मीन्स द प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर। भाई जब डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हो तो क्या कैसे क्रिएट होगा, प्राइवेट की के थ्रू क्रिएट होगा, वही बात बोला है, ठीक है। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 6 पे आ जाते हैं, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे काम करेंगी, वो कैसे उन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो कैसे बनेंगी, वो सब बता रहा है। सेक्शन 17 क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। सेक्शन 17 अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रोलर बनाएगी या ऑफिसर्स बनाएगी जो इस एक्ट के तहत वर्क करेंगे, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो डिजिटल सिग्नेचर बनाएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए या उसको लीगली रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है, जो अथॉरिटीज़ बनेगी तो उनका कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, कैसे वर्कआउट करेंगी, वो बता रहा है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सेक्शन 17 अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी, किस चीज़ के लिए, अ कंट्रोलर, अपॉइंट अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में जो भी वर्क हैं उनके लिए कंट्रोलर को अपॉइंट करेगी, ठीक है। मे ऑल्सो बाय द सेम और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन, या उसी नोटिफिकेशन में या उसके बाद किसी ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में किसको और अपॉइंट करेगी, सच नंबर्स ऑफ डिप्टी कंट्रोलर्स एंड असिस्टेंट कंट्रोलर्स एंड ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ एज डीम्स फिट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगे उस हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपॉइंट करेगी, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है, द कंट्रोलर शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कंट्रोलर के ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बताएगी वैसा कंट्रोलर करेगा, उस हिसाब से करेगा। सबसेक्शन 3, द डिप्टी कंट्रोलर्स एंड असिस्टेंट कंट्रोलर किसके हिसाब से काम करेंगे, कंट्रोलर के हिसाब से काम करेंगे, कंट्रोलर का जनरल सुपरिटेंडेंस रहेगा डिप्टी कंट्रोलर असिस्टेंट कंट्रोलर के पर। सबसेक्शन 4 क्या बता रहा है कि जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है, वो कैसा, जैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उस हिसाब से होगा। सबसेक्शन 5 क्या बता रहा है कि हेड ऑफिस ब्रांच कहाँ होंगे, जैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगे उस हिसाब से। सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि कंट्रोलर की एक
की वो सील होगी, ठीक है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर हैव अ सर्टेन सील, पता लगे ना कि हाँ ये मोहर है उनकी, कंट्रोलर साहब की। सेक्शन 18 फंक्शंस बताने की कोशिश कर रहा है, फंक्शंस बता रहा है, देख लीजिएगा आप। सेक्शन 19 रिकग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, सेक्शन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस सेक्शन में फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को रिकग्निशन मिलती है, सेक्शन 19, ठीक है। तो सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, देखिए, लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेंगे, ठीक है, उनका लाइसेंस कैसे मिलेगा, ठीक है। सब सेक्शन 1 यानी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उनको लाइसेंस की बात की गई, लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2, यानी सब सेक्शन 2 में जो दिया गया है उस हिसाब उसको सब्जेक्टेड रखते हुए एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सबसे पहले कंट्रोलर होता है, फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसे बनेगी, कंट्रोलर को अपॉइंट करेगी, कंट्रोलर के पास अप्लाई करेगी कि हमको लाइसेंस दे दीजिए जिससे हम एक दुकान खोल सकें, किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बांटने की और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बांटने की। तो ये पर्सन कौन है, वही जो दुकान खोलना चाह रहा है, ठीक है। एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर अ लाइसेंस, जिससे वो दुकान खोल सके, उसे लाइसेंस मिल जाए कंट्रोलर से, ठीक है, फॉर अ लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। एक बंदा है जो कंट्रोलर के पास जाता है, अप्लाई करता है, कहता है कि हमको लाइसेंस दे दो जिससे हम अपनी दुकान खोल सके। दुकान में हम क्या करेंगे, जो सर्टिफिकेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट उनको इशू करेंगे, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, नो लाइसेंस शैल बी इशूड अंडर सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में वो लाइसेंस नहीं दी जाएगी, कब तक नहीं दी जाएगी, अनलेस द एप्लीकेंट फुलफिल सच रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, expertise, manpower, financial resource, or other infrastructure facilities which are necessary to issue electronic signature certificate as may be prescribed by the central government. सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि सब सेक्शन 1 में उस आदमी को जो लाइसेंस चाहता है, किस लिए, दुकान खोलना चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सर्टिफिकेट को इशू करे, उसको लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाए जब तक उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी लाइसेंस इशू करने की, या उसका पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं हो, उसके पास पैसा ही नहीं है, दुकान ही नहीं खोल पा रहा, तब भी उसको लाइसेंस दे दिया जाए तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ही नहीं, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है, यानी उसके पास इतना पैसा ही नहीं, लेकिन तब भी अप्लाई कर रहा है किसके लिए, लाइसेंस के लिए, यानी सब सेक्शन 2 में नहीं दिया जाएगा। सब सेक्शन 3 अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल क्लॉज इट टू बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम ड्यूरेशन देगी कि हाँ इतने दिनों के लिए लाइसेंस मिलेगा। नॉट बी ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल, वो लाइसेंस किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, हेरिटेबल भी नहीं होगा, यानी ए के बाद उसका बच्चा बी नहीं इस्तेमाल करेगा, ए ही इस्तेमाल करेगा। क्लॉज सी क्या बोला, बी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, रेगुलेशन में जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से कंडीशंस लगाई जा सकती। सेक्शन 22 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 21 में बता रहा था लाइसेंस कैसे, मतलब किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। अब एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस यानी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी वो बता रहा है, ठीक है। सब सेक्शन 1 एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बताएगी उस हिसाब से एप्लीकेशन दी जाएगी, किस चीज़ के लिए, लाइसेंस पाने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। सब सेक्शन 2 एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अ लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड, एप्लीकेशन जो दी जाएगी लाइसेंस लेने के लिए उसके साथ में और क्या क्या लगा रहेगा, क्लॉज अ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, मतलब हम भाई हम क्या कारोबार करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, किस पर्पज़ से चाहिए, वो एक सर्टिफिकेशन उसके पास लगा रहेगा। भाई सर्टिफिकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी ना, प्रेस्क्राइब करेगी उस हिसाब से। क्लॉज बी अ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट लगा रहेगा एप्लीकेशन के साथ में। क्लॉज सी बोल रहा है पेमेंट ऑफ सच फीस, पेमेंट जो फ़ीस है एप्लीकेशन के लिए, जो लाइसेंस के लिए फ़ीस चाहिए पड़ती है, वो फ़ीस नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कितनी फ़ीस मैक्सिमम हो सकती है, 25,000, ठीक है।
क्लॉज डी क्या बोल रहा है, सर्च अदर डॉक्यूमेंट्स एज में प्रेस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई डॉक्यूमेंट मांगती है कि ये लगा के दो एप्लीकेशन के साथ में, तो वो भी लगा के देना होगा। सेक्शन 20 तो रिन्यूअल की बात करता है, कैसे रिन्यूअल होगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 20 पर सस्पेंशन बता रहा है कि सस्पेंड कब हो जाएगा लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा हाँ सेक्शन 30 देखते हैं। सेक्शन 30 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स। सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी है जिसको लाइसेंस मिला है, ठीक है, वो कैसे क्या प्रोसीजर अपनाएगी वो सारी चीज़ें बता रहा है। एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल क्लॉज मेक यूज़ ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिसयूज़। बता रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ ऐसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज़ करेगी जो कोई और मिसयूज़ ना कर ले, ठीक है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। सेक्शन याद रखिएगा आप। सेक्शन 31 क्या बोल रहा है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ द एक्ट, इंपॉर्टेंट है। 31 क्या बोल रहा है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक्ट में जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं उनका कंप्लाई करेगी, ठीक है, ये बता रहा है। सेक्शन 32 क्या बता रहा है, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है हमेशा एक दुकान में अपने क्या कहते हैं चिपका के रखेगी कि हाँ हमारे पास लाइसेंस है, देखिए, ठीक है, लाइसेंस नंबर भी है। कॉन्स्पिकुअस प्लेस मतलब जहाँ पे दिखाई पड़े, यानी आदमी आए हमको लाइसेंस हमको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको सामने ही दिख जाए, ठीक है। सेक्शन 33 क्या बोल रहा है, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, अब उसने काम करना बंद कर दिया तो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद चैप्टर 7 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कैसे मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। सेक्शन 35 बोलता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेंगी, कैसे इशू करेंगी देखते हैं। सबसेक्शन 1, एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा प्रेस्क्राइब करेगी उस फॉर्म में कोई भी पर्सन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकता है, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय सच फीस नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी पेड टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो एप्लीकेशन के साथ में क्या रहेगा, रिसिप्ट रहेगी, किस चीज़ की, 25,000 रुपये मैक्सिमम लिखा हुआ है। शैल बी अकम्पनीड बाय सच फीस नॉट एक्सीडिंग 25,000, मैक्सिमम फीस कितनी हो सकती, 25,000 रुपीज़। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट वाइल प्रेस्क्राइबिंग फीस अंडर सब सेक्शन टू डिफरेंट फीस मे बी प्रेस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट। जैसे कोई फर्म है, फर्म अप्लाई करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कि हमको क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दे दीजिए जिससे हम अपना अपना धंधा बढ़ा सकें, ठीक है। तो फर्म है, छोटी मोटी फर्म है, तो उनसे कितनी फ़ीस ले ली, चलो 10,000 ले ली। अब यहीं कोई कंपनी आती है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 20 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ का है, तो उससे कितनी फ़ीस ले लेगी, 15,000 रुपये ले लेगी, ठीक है। यानी अपनी फ़ीस में थोड़ा घटा तौल कर सकती है, यानी कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी आई है तो उससे 25,000 पूरी फ़ीस ले ली। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड by a certification practice statement or where there is no such a statement as statement containing such particulars as may be specified by regulations। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन के साथ में क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट कि हाँ हम इस तरीके का काम करने में कैपेबल हैं, ठीक है। यानी वो सर्टिफिकेट भी लगा रहेगा एप्लीकेशन के साथ में, या फिर जैसा रेगुलेशन के थ्रू बताया जाए, रेगुलेशन में जैसा प्रोवाइड हो। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3 मेकिंग सच इंक्वायरीज एज मे डीम फिट ग्रांट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिजेक्ट द एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 4, भाई सबसेक्शन 3 में जो भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट लगाया था, हमको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन उस पर इंक्वायरी करेगी, ठीक है। इंक्वायरी करने के बाद ही वो सर्टिफिकेट इशू करेगी, ऐसे ही नहीं किसी को कर देगी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू कि हाँ जाओ ले जाओ, पैसा जमा कर दिया तो नहीं नहीं नहीं, उसके
उसकी इंक्वायरी करेगी तुम्हें चाहिए क्यों, क्या तुम कैपेबल हो उस सर्टिफिकेट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, उसकी इंक्वायरी कर। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन, तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगी, इन राइटिंग रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ये बता रहा है। प्रोविजो क्या बता रहा है, प्रोवाइडेड नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एप्लीकेंट हैज़ टू बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शोइंग कॉज। यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगी, तब जब रिजेक्ट करेगी तो जो शोइंग कॉज शो करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा जो जिस पर्सन ने अप्लाई किया है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी होगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, भैया बताओ हम तुम्हारा इस वजह से कर रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना हो, ठीक है, तो बताओ, ये बता रहा है, ठीक है। सेक्शन 30 से रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, चैप्टर 8 में ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर की ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। सेक्शन 40 जनरेटिंग कीपीयर, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 40 है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किस हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा, कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की किसके पास रहेगा, कंट्रोल प्राइवेट की का सब्सक्राइबर ही के पास रहेगा, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, हाँ ये चैप्टर 9 जो है पेनाल्टीज कंपनसेशन एडजुडिकेशन, सेक्शन 43 आप लोग ध्यान रखिए, पेनाल्टी के क्या है, पेनाल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एट्सेट्रा if any person without permission of the owner or any other person who is in charge of computer system और computer network, भाई जिसने किसी ओनर नहीं है उसने डैमेज कर दिया विदाउट परमिशन किसी का कंप्यूटर, तब क्या रहेगा, देखिए उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद सेक्शन 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, कितना कंपनसेशन दिया जाएगा ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 43 फिर इसके बाद है, हाँ ये सेक्शन 44 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एटसेट्रा। रेजिडोरी पेनाल्टी देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिडोरी पेनाल्टी किसमें, सेक्शन 45 है। पावर टू एडजुडिकेट ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 1 फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग अंडर दिस चैप्टर वेदर any person has committed a contravention of any of the provisions of this act or of any rule, regulation, direction or order made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation, the central government shall, subject to the provisions of subsection 3, appoint any officer not below the rank of director of the government of India or an equivalent officer of state government to adjudicating officer। मैंने आपकी जिसकी बात करी थी adjudicating officer की, वही है, ठीक है। अगर कोई मैटर होगा जो ऑफेंसेस होंगे इसमें, किस तरीके के ऑफेंसेस होंगे, कंप्यूटर डाटा डैमेज कर दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किस चीज़ के लिए, होल्डिंग एंड इंक्वायरी जिस तरीके से प्रेस्क्राइब की जाए, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 46 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसेक्शन 1A the adjudicating officer appointed under subsection shall exercise jurisdiction to adjudicate matters in which the claim for injury or damage does not exceed ₹5 crore। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कितने तक के जो मैटर है उनको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सुनेगा, क्या बोल रहा है देखिए, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट मैटर्स इन विच द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज, किसी भी तरह की इंजरी और डैमेज हो हमारे कंप्यूटर रिसोर्स या मैटर को, कंप्यूटर को, ठीक है, नेटवर्क को, अगर कोई इंजरी या डैमेज हुआ तो कितने तक का डैमेज हो, अगर 5 करोड़ तक का डैमेज होगा तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा, ठीक है। 5 करोड़ तक का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास होगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। सेक्शन 46 प्रोवाइडेड दैट द ज्यूरिसडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज एक्सीडिंग ₹5 करोड़ शैल वेस्ट विद द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन होगी ये आगे बताया जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा उसके पास कितने तक का ज्यूरिसडिक्शन होगा, 5 करोड़ तक का, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसेक्शन 2 क्या बोला, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग द पर्सन रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन
in the matter, and if on such inquiry he is satisfied that the person has committed the contravention, he may impose such penalty or award such compensation as he thinks fit in accordance with the provision of that act. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉर्चुनिटी देगा जिसने भी ऐसा जो कंट्रावेंशन किया है इससे रिलेटेड मैटर का, ठीक है, तो उस पर पेनाल्टी भी लगा सकता है अगर पता लग जाए कि हाँ प्रूफ हो जाए कि उसने ऐसा किया है। सबसेक्शन 3, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अनलेस ही possesses such experience in the field of information technology and legal or judicial experience as may be prescribed by the central government। जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस भी है और जो लीगल जो एक्सपीरियंस है उसके बाद जुडिशियल एक्सपीरियंस भी है, लीगल नॉलेज है, उसी को अपॉइंट किया जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोला, वेयर मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई बाय ऑर्डर द मैटर एंड प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू सच ऑफिसर शैल एक्सरसाइज देयर जुडिक्शन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकती है, उनके फंक्शंस को डिफाइन कर सकती है। सबसेक्शन 5 क्या बोले, एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट which are conferred on the appellate tribunal under subsection 2 of section 58। क्या बोल रहा है, सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 में एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कन्फर्ड किया गया, बताया गया है, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कौन सी पावर होंगी, सिविल कोर्ट वाली पावर होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 46 क्लॉज है, क्या बोला, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 इंडियन पीनल कोड। ये इंडियन पीनल कोड 193 और 228 में भी जो भी प्रोविजन थे वो अप्लाई होंगे, ठीक है। और जो भी प्रोसीडिंग चलेगी एपलेट ट्रिब्यूनल एज वेल एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने, वो सारी प्रोसीडिंग कैसी कहलाएंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएंगी, ठीक है। सेक्शन 190 228 आईपीसी, अब देखिए बीएनएस में कौन सा हो गया, कमेंट करके बताइएगा। Clause B shall be deemed to be a civil code for the purpose of section 345 and 346 of the CRPC। Clause C shall be deemed to be a civil code for the purpose of order 21 CPC। CPC order 21 एग्जीक्यूशन कैसे होगा डिग्री का वो बता रहा है, ठीक है। उस सारा ही प्रोसेस सिविल कोड का अपना सकता है, कैसे जो फाइन लगेगा, जो भी इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसकी बात बता रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 46 इम्पॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चैप्टर 10 आता है एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल में क्या होगा देख लेते हैं, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सेक्शन 48 एपलेट ट्रिब्यूनल ट्राई जो होता है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सेक्शन 14 में जो भी ट्रिब्यूनल या जो भी अथॉरिटी होगी वो एपलेट ट्रिब्यूनल कहलाएगी, यानी द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड appellate tribunal established under section 14 of Telecom Regulatory Authority of India 1997, ठीक है, वो रूल करेगा, उस हिसाब से बनाया जाएगा। shall on and from the commencement of part 14 of the chapter 6 of the Finance Act 2017 be the appellate tribunal for the purpose of this act, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो भी एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था वो इस पर्पस इस एक्ट के थ्रू भी काम करेगा, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनके पास ज्यूरिडिक्शन चला जाएगा। द सेंट्रल सबसेक्शन 2 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन एंड मैटर्स प्लेसेस इन रिलेशन टू विच द एपलेट ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि एपलेट ट्रिब्यूनल ये ज्यूरिडिक्शन इसके पास रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी में सारा प्रोसीजर दिया हुआ इस एक्ट के तहत ही, ठीक है। जो एक्ट ये दिया हुआ है इसी एक्ट में कंपोजिशन सारी चीज़ें दी हुई, इस वजह से यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 55 देख लेते हैं। सेक्शन 55 है ऑर्डर्स कंस्टिट्यूटिंग एपलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू बी इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है, बस इतना सेक्शन ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए 57 अब अपील के बारे में बता रहा है। अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल सबसेक्शन 1 save as provided in subsection 2 any person agreed by an order made by controller or an adjudicating officer under this act may prefer an appeal to appellate tribunal having jurisdiction in that matter। मैंने आपको बताया था ना कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो मामला सुलझा रहा है उसकी अपील कहाँ जाएगी, एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी, या कंट्रोलर से मैटर जो रिलेटेड होगा वो भी अपील एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पैरेलल ही काम करते हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2, नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। यानी कंसेंटिंग डिग्री की जो होगी वो अपील नहीं होगी, वो बता रहा है सीधे सीधे। सीपीसी में कहाँ है, आप लोग सेक्शन बताइएगा कमेंट करके। सबसेक्शन 3, एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट, कब तक, 45 दिनों के भीतर क्या कहते हैं, अपील हो जानी चाहिए, ठीक है। डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जिस दिन ऑर्डर बनाया उसकी कॉपी जिस दिन मिली उससे 45 दिन के अंदर। Received by the person aggrieved and it shall be such form as accompanied by such fees as may be prescribed। ठीक है, इतनी सी बात बोल रहा है। 45 दिनों के बाद भी आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, ठीक है, ये प्रोविज़ो बताता है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 द अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड pass such orders there is think fit confirming modifying and setting aside the order appealed against। मतलब अपने ट्रिब्यूनल अपॉर्चुनिटी दे करके जैसा भी उसको ठीक लगता है ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है या उसी ऑर्डर को कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है, हेल्ड कर सकता है। सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट टू द पार्टीज टू द अपील एंड टू द कंसर्न कंट्रोलर एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा वो पार्टीज़ को भेज देगा या और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और कंट्रोलर को भी भेज देगा, ये बात बोल रहा है, ठीक है। प्रोसीजर एंड पावर क्या होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो सेक्शन 58 बता रहा है, ठीक है। सेक्शन 59 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बताया, सेक्शन 60 लिमिटेशन बता रहा है, लिमिटेशन एक्ट भी लगेगा एक तरीके से अगर देखा जाए। सेक्शन 61 सिविल कोर्ट को बार कर रहा है, सिविल कोर्ट का कोई जुडिक्शन नहीं होगा। सेक्शन 62 इंपॉर्टेंट है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी, यानी सेकंड अपील एक तरीके से, ठीक है। सेक्शन 63 कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, जो कॉन्ट्रावेंशंस हुआ था उसका कंपाउंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ गया, अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी तो जो हमारे इंपॉर्टेंट था हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो हम लोगों ने पढ़ा। अब चैप्टर 11 ऑफेंसेस, सेक्शन 65 टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट है अगर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड ऑफेंस। होएवर नोइंगली और इंटेंशनली कंसीव्स, नोइंगली और इंटेंशनली, जानबूझ करके या इंटेंशन से, जानता था और जानबूझ करके, जानता था कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा या इसको मुझे ख़राब करना ही है, छुपाना ही है। कंसील्स, डिस्ट्रॉयज और अल्टर, ख़त्म कर देता है उसको, मतलब एकदम ख़त्म कर देता है उस डॉक्यूमेंट को, या अल्टर बदल देता है। इंटेंशनली और नोइंगली कॉजेज एनदर कंसील, डिस्ट्रॉय और अल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड, कोड ही बदल देता है यूज़ फॉर द कंप्यूटर, जिससे सारा डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही बदल देता है, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, व्हेन द कंप्यूटर सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन मेंटेन्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज़ और विद बोथ, ठीक है। मतलब किसी ने भी किसी कंप्यूटर का पासवर्ड बदल दिया, जो डॉक्यूमेंट था उसको बदल दिया, ख़त्म कर दिया उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जिससे वो डेटा मेंटेन ना हो पाए, तो ये ऑफेंस होगा सेक्शन 65 के तहत, ठीक है। सेक्शन 66 क्या है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उनके बारे में अगर कुछ करेगा, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट दी हुई है। सेक्शन 66 से श्रेया सिंघल वाले केस से रिलेटेड अब तो इसको हटा ही दिया गया, ठीक है। तब भी याद रखिएगा केस पूछा था श्रेया सिंघल का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कब का केस है, 2015 का केस है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किस केस से इसको हटा दिया गया है, सेक्शन 66A। फिर 66B के पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, इसके लिए पनिशमेंट। सेक्शन 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, भाई कुछ चुरा लिया, किसी भी सिग्नेचर चुरा लिया, पासवर्ड चुरा लिया, यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी पर्सन का चुरा लिया है, ठीक है, तो पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 66A में। सेक्शन 66B क्या बोला, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, भाई पर्सोनेट कर लिया किसी आदमी ने कि हम ये हैं, हम यहाँ के ये इंजीनियर हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, हमको दिखाइए, तो उसने कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके कुछ चीज़ें चुरा ली या चीटिंग कर ली किसी तरह की, वो इसमें पनिशेबल है सेक्शन 66D। सेक्शन 66E
पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेसी वाला केस कौन सा था? राइट टू प्रिवेसी पे जो केस था उस पे है ये केस पुट्टास्वामी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हूएवर इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चर्स, पब्लिशर्स, ट्रांसमिट्स इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट, ठीक है, तो कितना जुर्माना लगेगा? 3 साल, फाइन कितना? 2 लाख रुपीज़। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ट्रांसमिट, कैप्चर, प्राइवेट एरिया और द पब्लिश क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 66C। ठीक है, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देता है तो सेक्शन 66F है, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 67 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चलता है। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी तरह का ऑब्सीन मटेरियल उसको इधर से उधर भेजना। ठीक है, सेक्शन 67 में पनिशमेंट है उसका। 67A हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 67, 67A, 67B जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो 67B में पनिशेबल होते हैं। 67A में जो भी सेक्सुअली कंटेनिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए सेक्शन 67A। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे सेक्शंस के नंबर, किस सेक्शन में क्या है। ठीक है, सेक्शन 67B प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज। ठीक है, जो इंटरमीडियरीज थे उनकी ड्यूटी बनती थी कि जो भी मैटर है उनको प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं तक रिटेन रहे, लेकिन वो फैला देते हैं, तब क्या पनिशमेंट है वो बताई गई है। सेक्शन 68 क्या बता रहा है? पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। कंट्रोलर के पास पावर है कि किस किस तरह के डायरेक्शन दे। ठीक है, अगर वो नहीं कर, अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है उसके डायरेक्शंस को मानने से, इंटेंशनली या नोइंगली फेल्स हो जाता है, ठीक है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी जो कंट्रोलर को के डायरेक्शंस को नहीं मानता है, उसके बारे में बताया। सेक्शन 69 क्या बता रहा है? पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 69, याद रखिएगा। ऐसे किसी तरह डायरेक्शन इशू किए गए थे ठीक है, कि जो कंप्यूटर रिसोर्स है उनको मॉनिटर किया जाए, इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। ठीक है, उससे रिलेटेड सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 11 में जितने भी सेक्शंस हैं, ऑफेंसेस हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सेक्शन 69 है, पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। जो भी पब्लिक एक्सेस में इंफॉर्मेशन नहीं, जिसको ब्लॉक किया गया है, ठीक है, अगर उसको भी किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू देख लेते हैं तो उसके खिलाफ क्या पनिशमेंट होगी वो बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 69B क्या बता रहा है? पावर टू ऑथराइज टू मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर थे, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्स से उन इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, ठीक है, उन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो बता रहा है। सेक्शन 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है ये बता रहा है। नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 70 है नेशनल नोडल एजेंसी। सब सेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट डेजिग्नेट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर एज अ नेशनल नोडल एजेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाएगी? नेशनल नोडल एजेंसी, जिसका काम क्या होगा? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन को बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन 2 देखिए क्या बोल रहा है। द नेशनल नोडल एजेंसी डेजिग्नेटेड अंडर सब सेक्शन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर्स इंक्लूडिंग रिसर्च डेवलपमेंट relating to protection of critical information is infrastructure। ठीक है, subsection की the manner of performing functions and duties of agency referred in subsection 1 shall be such as may be prescribed। important है section 70A। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद
ये सेक्शन 70 भी, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस। तो जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो बनाई जाएगी वो किसको सर्व करेगी? नोडल एजेंसी को सर्व करेगी। क्या मैटर वो किस तरीके से सर्व करेगी वो बता रहा है। ठीक है। सेक्शन 71 क्या बोला? पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। Whoever makes any misrepresentation to or suppresses any material fact from the controller or the certifying authority for obtaining any license or electronic signature certificate, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने फर्जी में सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है, तो क्या पेनाल्टी पड़ेगी? 2 साल तक की जेल है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 71। ठीक है। सेक्शन 17 पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। इस एक्ट में किसी भी तरह की प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर दिया तो पेनाल्टी है, उसके बारे में बता रहा है। सेक्शन 72 है पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था हमने, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, तब क्या है पनिशमेंट, ये बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं सारे, इसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 73 क्या बता रहा है? पेनाल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। फर्जी बना दिया था, ठीक है, उसके लिए पेनाल्टी बता रहा है। सेक्शन 74 क्या बता रहा है? पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। सर्टिफिकेट जो बनवाया था किस पर्पस के लिए बनवाया था? फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनवाया था, तो पनिशमेंट दी हुई है। सेक्शन 75 मैंने बता दिया कि इस जो एक्ट का है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है, इसको सेक्शन 75 को सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के साथ में पढ़िएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ ही देते हैं। सेक्शन 75 एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में जो दिया उसको सब्जेक्टेड रखते हुए द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ए है, वो यूएसए का सिटीज़न है और यूएस में ही रह करके वो इंडिया के रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स पे हमला करता है, तो वो माना जाए कि उसने इस एक्ट के तहत ऑफेंस किया है। सबसेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एन ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इफ द एक्ट और कंडक्ट कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस और कंट्रावेंशन इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। जैसे हमने बताया था, ए ने यूएस में रहते हुए इंडिया के सिस्टम, इंडिया के कंप्यूटर नेटवर्क को इंजर किया था, ठीक है, अफेक्ट किया था, तो वो इस ऑफेंस में, इस एक्ट के तहत ऑफेंसेस में बुक हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 76 कॉन्फिस्केशन, जो भी मैटर है, ठीक है, उनको कॉन्फिस्केट कर लेगी अथॉरिटीज़, ठीक है, या नोडल एजेंसीज होंगी, ठीक है, कुछ मैटर है वो बहुत ही गड़बड़ तरीके से बना दिया था, तो कन्फिस्केशन सेक्शन बताएगा। सेक्शन 76 कन्फिस्केशन सेक्शन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 77 क्या बोले? कंपनसेशन पेनाल्टीज और कन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब नो कंपनसेशन अवॉर्डेड, पेनाल्टी इम्पोज और कन्फिस्केशन मेड अंडर दिस एक्ट शैल प्रिवेंट द अवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन और इम्पोजिशन और एनी अदर पेनाल्टी पनिशमेंट। मतलब किसी एक्ट, अदर एक्ट में भी आपने काम किया, इसमें भी काम किया, तो आपको दोनों में ही पनिशमेंट दी जा सकती है, ये बता रहा है, ठीक है। सेक्शन 77 एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, किन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन 77 ये। सेक्शन 77 भी इंपॉर्टेंट अबाउट ऑफेंसेस विद द 3 years imprisonment टू बी बेलेबल। जो 3 साल तक के पनिशेबल ऑफेंसेस है वो बेलेबल ऑफेंसेस भी होंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC द ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment फॉर 3 years and above shall be cognizable and offenses punishable with imprisonment of 3 years shall be bailable। इस एक्ट में जो भी ऑफेंस हैं जो 3 साल तक के हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे, ठीक है। पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जो इंस्पेक्टर होगा उसके नीचे के लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इसमें, ऑफेंसेस में, इस एक्ट में, ठीक है, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 12 आ जाता है इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लाइबल इन सर्टेन केसेस। जो इंटरमीडियरीज होंगे वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। सेक्शन 79 है, पढ़ लीजिएगा,
इस पे केस हैं गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज़, अवनीश बजाज वर्सेस स्टेट। ठीक है, पूछा जाता है किससे रिलेटेड है केसेस। ठीक, अब सेक्शन चैप्टर 12 ए क्या है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सेक्शन 79 है सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे वो सही हैं या नहीं हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनर अपॉइंट करेगी। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, उसकी बात बता रहा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन चैप्टर 13 है मिसलेनियस। सेक्शन 80 बता रहा है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स टू एंटर सर्च। मतलब ये पुलिस ऑफिसर्स को पावर दे रहा है कि अगर किसी भी तरह का ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होगा तो पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होंगी। ठीक है, इंस्पेक्टर जैसे बताया, इन्वेस्टिगेटर जो होगा, इन्वेस्टिगेशन का इंस्पेक्टर होगा तो उन्हीं के पास पावर होगी, उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन्हीं की। ठीक है, सेक्शन 81 बता रहा है कि एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक्ट ओवर राइडिंग इफेक्ट जो भी है ये एक्ट सप्लीमेंट कर रहा है, बाकी और अगर किसी एक्ट में होगा ऑफेंस तो उसको सप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजंस का ये बता रहा है कि कॉपीराइट एक्ट में या पेटेंट एक्ट में अगर कुछ मैटर है तो ये एक्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा किसी पर्सन को। ठीक है, वो पर्सन कॉपीराइट एक्ट के तहत भी और पेटेंट एक्ट के तहत भी ऑफेंस को बुक करा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी एफआईआर कर सकते हैं और इस एक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस एक्ट में भी ऑफेंसेस जो सेक्शंस लगेंगे वो इस एक्ट के भी सेक्शंस लगेंगे, वो बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 81 ए है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रांच्ड चेक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेक्शन 84 ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रोलर, एनी अदर person acting on behalf of him adjudicating officer for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act any rule। मतलब किसी ने भी गुड फेथ में कोई भी काम किया है, कोई भी एक्शन लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कंट्रोलर ने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, तो उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है सेक्शन 84 में, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 84 है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्शन 84 ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट 84 सी में बताता है 85 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस सेक्शन में ऑफेंसेस बाय कंपनी से रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 85। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 87 बता रहा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बनाएगी। ठीक है, सेक्शन 88 ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जिसका नाम क्या होगा कमेटी का, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन 88 है। इसके बाद बस यही है, इतना ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, सेक्शंस वाइज ही पढ़िएगा। ठीक है, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो लोग आप ध्यान, वो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, श्रेया सिंगल का याद रखिएगा। ठीक है, और के एस पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो वाला जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B पे नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उस पर केस था अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस ये अनवर पीवी के केस में ही वो जो पुराना केस था सफ़ी मोहम्मद, उसको ओवर रूल कर दिया गया था, तो मेन जो अनवर पीवी का केस है। ठीक है, और बहुत सारी केस लॉज हैं। ठीक है, बाकी आप जो चैप्टर 11 है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 11 सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे ऑफेंसेस आप इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।